नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता की चटपटी और रोचक खबरों के इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पावर सेंटर में सबसे पहले बात अनुशासन की, गुटबाजी की और अपने आप को दूसरे दलों से अलग कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। अब वो अपनी ही पार्टी में गुटबाजी के शिकार हो गए हैं। इस गुटबाजी से मंत्री बेहद आहत हैं, नाराज हैं, दुखी हैं और वो इसको अपने खिलाफ साजिश मानते हैं। नंदी ने इस बात को कहीं छुपाया भी नहीं, साजिश रूप से उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया, ट्वीट भी किया और कहा कि उनके दुश्मन को जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनकी बिना इच्छा के पार्टी में शामिल करा लिया गया। नंदी प्रयागराज के दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। उनके खिलाफ 2022 में समाजवादी पार्टी से रईस चंद्र शुक्ला चुनाव लड़े थे, लेकिन जब ये नगर निगम का चुनाव आया तो उनके धुर विरोधी रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल करा दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में रईस चंद्र शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद नंदी मंत्री के तौर पर अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया और इसे अपमानजनक और आपत्तिजनक करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से आते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये दो बड़े नेताओं के बीच एक शीत युद्ध के जैसा है, जो पार्टी को जिताने के नाम पर, चुनाव के नाम पर विरोधियों को भी एक साथ लिए जा रहा है। दूसरी ओर नंदी के लोग इस बात को कहते हैं कि कुछ लोग पार्टी को मनमाने ढंग से चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। नंदी ने डिप्टी सीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनकी हठधर्मिता से पार्टी को नुकसान हो रहा है। रईस चंद्र शुक्ला की बीजेपी की ज्वाइनिंग की वो घोर आपत्ति जताते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो पहले से ही दुखी थे जब उनकी पत्नी अभिलाषा को मेयर का टिकट नहीं मिला। उसी बीच में रईस चंद्र शुक्ला जो उनके विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी से उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको बीजेपी में लाकर उनके घावों पर और नमक छिड़का गया। उनके समर्थक ये बात कहते हैं कि इसीलिए मंत्री के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान देकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि नंदी ने ये सब करने के बाद दिल्ली का रुख किया और आला कमान से वो इस बात की शिकायत भी करने गए थे, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद वो चुप हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनको चुनाव तक चुप रहने के लिए कहा गया है, उसके बाद पार्टी इस पर डिसाइड करेगी। वैसे एक चीज़ सही है कि जो सत्ता होती है जब वो आती है तो अपने साथ एक डर भी लेके आती है, डर कुर्सी जाने का। तो जो लोग कुर्सी का स्वाद चख लेते हैं वो चाहते हैं ये कभी ना जाए। इसके लिए कोई भी विरोधी हो, कोई भी उनसे अलग हो, वो उसको अपने साथ मिलाने में विश्वास रखते हैं कि जिससे कुर्सी बरकरार रहे, सत्ता का मौज वो लगातार उठाते रहें। बीजेपी भी अब इसी तरह की एक पार्टी बन गई है जिसमें हर दल से आने वालों का स्वागत है, चाहे अपनों की भावनाएं कितनी क्यों ना आहत हो, लेकिन चुनाव दर चुनाव जीत कर नए पैमाने सेट करना उनकी जिम्मेदारी है। केशव मौर्य एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, अपने नेताओं का, अपनी पार्टी के लोगों का काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन नंदी के मामले में जिस तरह से टकराव सामने आया है, ये दर्शाता है कि ये वर्चस्व की एक लड़ाई प्रयागराज में जो शुरू हुई है वो आगे अभी और दूर तक जाएगी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है तब लोगों के दिमाग में आता है कोई घपला घोटाला हो गया, कोई नया खिलाड़ी ब्यूरोक्रेसी का कुछ खेल कर गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी में कई सारे ऐसे अफसर हैं जो अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जो जिलों में रह के जनता के बीच सरकार की साख को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम हो रहा है। आज हम यूपी की ब्यूरोक्रेसी के दो ऐसे आईएएस अफसरों की फिर चर्चा करेंगे जो अपने काम से
एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये हो जाती है कि ये दोनों अफसर डायरेक्ट नहीं हैं, स्टेट कैडर से प्रमोटेड आईएएस अफसर हैं और वो सरकार की साख को बढ़ा रहे हैं, अपने काम से नाम पैदा कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो अखिल भारतीय सेवा के डायरेक्ट आईएएस अफसर आते हैं और जो स्टेट कैडर से प्रमोट होकर जाते हैं, उनके बीच एक डिफरेंस होता है, गैप माना जाता है। और पोस्टिंग में भी कई बार 70 और 30 के औसत के तौर पर उसको लोग कहते हैं कि 70% डायरेक्ट सेवा वाले रहेंगे, 20-30% प्रमोटेड अफसरों को ज़िले में जगह मिल पाती है। लेकिन जिन्हें मिली उन्होंने क्या चमत्कार किया, इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। आज बात होगी कन्नौज के डीएम की और अमरोहा के डीएम की। कन्नौज के डीएम शुभ्रांशु शुक्ला और अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने अपने ज़िलों में ऐसा काम किया है कि लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि दूसरे ज़िलों के जिलाधिकारी क्यों इस तरह के उदाहरण सेट नहीं कर पा रहे हैं। यूपी के बहुत सारे ज़िलों में स्टेट कैडर के अफसर तैनात हैं। एक लंबी सेवा के बाद 25-30 साल के बाद वो आईएएस बनते हैं। उनके अनुभव का फ़ायदा कुछ अफसर अपने ज़िले की जनता को देते हैं और राज्य को भी उसका सीधा फ़ायदा मिलता है। तो स्टेट कैडर जिसको कम आंका जाता है अखिल भारतीय सेवा के डायरेक्ट अफसरों की तुलना में, वो भी जनमानस के बीच एक नई छवि बनाने में लगा है। स्टेट गवर्नमेंट में इस अभिनय प्रयोग के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जो जनता की समस्याओं को सुलझाने और सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने में इन दोनों डीएम शुभ्रांशु शुक्ला और बालकृष्ण त्रिपाठी का रोल इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी कार्यशैली ने योगी सरकार का नाम काफ़ी रोशन किया है। सबसे पहले अगर हम आएंगे तो हम कन्नौज में जो डीएम है शुभ्रांशु शुक्ला, कन्नौज एक आलू बेल्ट है, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। शुभ्रांशु शुक्ला ने इस समस्या से निपटने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट मंडी की स्थापना कराई। इसमें सब में 8 करोड़ रुपया करीब उन्होंने खर्चा किया, लेकिन 9 करोड़ रुपया मंडी टैक्स से कमाया भी, यानी कि बढ़ गया मंडी का टैक्स। पैसा लगा के सरकार के खाते में पैसा बढ़ाना ये कोई मामूली बात नहीं है। कन्नौज के आलू बेल्ट में कोल्ड स्टोरेज की बड़ी समस्या है। डीएम ने इस बात को देखा कि अभी कुछ दिन पहले हंगामा मचा था। उन्होंने पॉलिसी के तहत कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी बढ़ाने में लगातार एक अभियान चला रखा है और कहा जाए कि आलू के वो एक संकट मोचक बनकर ज़िले में उभरे हैं। डीएम ने मंडी के माध्यम से किसानों को दुकानें भी आवंटित की हैं, करीब 50 से ज़्यादा, जिसका फ़ायदा आलू के किसानों को कन्नौज में मिलने लगा है। बात अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी की। त्रिपाठी 2 सालों से लगभग डीएम हैं। उन्होंने गांव को अंधेरे से मुक्त करने का एक अभियान चलाया है और वो सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं, सोलर सिस्टम के भरोसे। गंगा किनारे के जो गांव हैं अमरोहा में, वहाँ कई गांव ऐसे थे जहां अंधेरा छाया रहता था, लेकिन डीएम के तौर पर बालकृष्ण त्रिपाठी ने एक नया विकल्प तैयार किया सौर ऊर्जा का, और इसके लिए उन्होंने सहयोग लिया, सीएसआर फंड से लोगों की मदद ली। आज बालकृष्ण त्रिपाठी ने 50-50 किलोवाट के कई सोलर प्लांट गांव में लगवाए हैं। हैरत की बात यह है कि इन गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। अमरोहा के कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है, जहां पर 70 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है और डिमांड 38 किलोवाट की है। तो आप सोचिए कि गांव वालों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। इन दोनों जिलाधिकारियों के काम हालांकि अभी सरकार की नज़र में ना आए हों या कोई इन्हें बड़ा अवार्ड ना मिला हो, लेकिन ये दर्शाता है कि अनुभव युवा जोश पर भारी है। अनुभव उनकी नौकरी का है, 25-25, 30-30 साल का है, ब्यूरोक्रेसी में काम करने का है। और अगर जनता को कोई अधिकारी उसकी समस्याओं से निजात करने पर आ जाए, उसको छुटकारा दिलाने पर आ जाए, तो बालकृष्ण त्रिपाठी और कन्नौज के डीएम शुभ्रांशु शुक्ला जैसे लोग हैं, उदाहरण हैं, जो अपनी ब्यूरोक्रेसी में एक कहा जाए कि आगे चलकर इनके अभिनव प्रयोग और जिलों में भी लागू हो सकते हैं, सरकार के लिए एक एसेट की तौर पर हैं। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। दुश्मनी की आग में इतना न जलो कि अपना नुकसान हो जाए। सियासत पर भी ये बात लागू होती है। सपा और बसपा का जो विरोध है, वो विरोध मायावती
का समाजवादी पार्टी के लिए इस कदर ज़्यादा होता जा रहा है कि अब वो नुकसान उनके अपने तक आ पहुंचा है, अपने घर तक आ पहुंचा है। अखिलेश का विरोध करते करते मायावती अब अपना नुकसान करने लगी हैं, उनका अपना घर खाली होने लगा है। शायद इन्हें उसका एहसास अब होने लगा होगा। मायावती की पार्टी और संगठन आप ये कह सकते हैं कि अब ढलान की ओर है, क्योंकि उनके पास अधिकांश नगर निगमों में सपा के विरोध में जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं वो कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 17 में से 11 जगहों पर मुस्लिम मेयर के उम्मीदवार मायावती ने उतारे हैं। और आप जानते हैं कि वो मुसलमान किसका वोट बैंक माना जाता है और इसका सीधा फ़ायदा किसे मिलेगा। अगर सपा के मुस्लिम वोट कटेगा तो फ़ायदा बीजेपी को जाएगा। हालांकि मायावती सपा को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपने नुकसान पर आ गई हैं। कानपुर नगर निगम में मायावती अपने पार्टी की ओर से सभी वार्डों, जो 110 वार्ड हैं, वहां पर प्रत्याशी नहीं खड़ी कर पाई। मात्र 70 में ही उनके प्रत्याशी खड़े हैं। बीएसपी की स्थिति एक छोटे राजनीतिक दल जैसी होती जा रही है। कानपुर का उदाहरण सबके सामने है, जहां पिछली बार मायावती ने 110 में से 88 उम्मीदवार उतारे थे। इस बार उनके पास 17 उम्मीदवार हैं। कई नगर पालिकाएँ ऐसी हैं, पंचायतें ऐसी हैं जहां बीएसपी प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाई है। उसकी हालत बेहद ख़राब है और मायावती को इस बात का एहसास हुआ तो वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने पार्टी के जोन इंचार्ज मुनकाद अली को पद से हटा दिया, मुरादाबाद के प्रभारी सतपाल को भी हटा दिया। लेकिन देखिए, जानकार ये मानते हैं कि सपा का वोट काटने के चक्कर में मायावती अपने वोट बैंक का भी नुकसान कर रही हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक बीजेपी धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है, हथिया रही है। तो अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या मायावती का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। कहते हैं कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से मायावती के मन में एक घृणा का भाव है, मायावती के मन में एक दुश्मनी का भाव है, वो दुश्मनी अब उनकी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रही है। मायावती कई बार खुलेआम इस बात को कहती रही हैं कि दलित समाज अगर बसपा को वोट न दे पावे तो सपा को वोट कतई न देगा, भले कहीं और दे दे। इसका असर, इसका फ़ायदा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी उठाया और मेयर के चुनाव में तो शहरी क्षेत्र में उसका हमेशा से वर्चस्व रहा, बोलबाला रहा। तो मायावती ने जिस तरह से कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बीजेपी या सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए नहीं, वो विपक्ष की एक आपस की लड़ाई को दर्शाता है। जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। अब बात देश की सबसे चर्चित खबर की, बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण शरण सिंह फिर विवादों में हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, पास्को एक्ट भी लगा है और देश की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह बेफिक्र हैं और वो कहते हैं मुझे न्यायालय के आदेश पर खुशी है। देश की सियासत में खेल और खिलाड़ी को लेकर शायद इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा जिस कदर आज दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के लोग इस बात पर धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अध्यक्ष का रेसलिंग फेडरेशन का पद छोड़ना चाहिए, उनको मुकदमा में उनको जेल जाना चाहिए। तमाम सारे आरोप हैं। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी आदत के मुताबिक ये कहते हैं कि कमज़ोर होकर जीने से अच्छा है मैं मौत को अपने पास बुला लूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं छुप छुप कर रोज़ मर मर कर मैं जीने वाला आदमी नहीं हूँ। यूपी के देवी पाटन मंडल जो है उसके जितने ज़िले हैं, उसके आसपास के जो कुछ ज़िले हैं, वहाँ पर शिक्षा जगत में और सियासत में दोनों जगहों पर बृजभूषण की एक दबंग छवि है, उनका अपना एक अलग जलवा है। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष तौर पर ये उनका आखिरी कार्यकाल था और इस आखिरी कार्यकाल में वो यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं। जनवरी में उनके खिलाफ एक बहुत लंबा आंदोलन पहलवानों ने, महिलाओं ने चलाया था। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन 3 महीने बाद कोई रिजल्ट ना आने पर फिर देश के ये
नामी पहलवान उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आरोप मामूली नहीं है क्योंकि ये मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियंस खिलाड़ी हैं। पहलवानों की इस पूरे धरने ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह लगातार सरकार पर भारी पड़ते रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने अपनी योगी सरकार पर खुलकर हमला बोला था और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। योग गुरु रामदेव के प्रोडक्ट के खिलाफ भी वो खुलेआम बोलते हैं, उनको चुनौती देते हैं, उसको लेकर भी वो चर्चा में रहे हैं। पहलवानों के तमाम आरोपों के बावजूद, उनके धरने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह का जलवा लगातार कायम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। देश की कई सारी राजनीतिक पार्टियां उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का समर्थन करने भी आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस, जयंत चौधरी, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह वीडियो जारी करके साफ करते हैं कि ये मामला करो और मरो से जुड़ा है और ये नारा उनके साथ हमेशा चलता है। उन्होंने साफ कहा कि मैं बेइज्जती से जीने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। बृजभूषण 6 बार के सांसद हैं। पूरे प्रदेश में उनके पास 50 स्कूल कॉलेज हैं। पूर्वांचल के वो अकेले नेता होंगे जो अपना निजी हेलीकॉप्टर रखते हैं, उससे चलते हैं। उनकी दबंग छवि इतनी है कि वो योगी सरकार पर भी अटैक करने से नहीं चूकते। पार्टी लाइन के खिलाफ भी वो खुलेआम बोलते हैं। लोग उन्हें गोंडा का रॉबिन हुड भी कहते हैं, लेकिन अब यह रॉबिन हुड राष्ट्रीय स्तर पर खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। बृजभूषण के मामले पर केंद्र सरकार भी काफ़ी असमंजस में है, क्योंकि बीजेपी जिसकी रीति नीति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान से जुड़ी रहती थी, वो बृजभूषण के मामले में कार्रवाई को लेकर काफ़ी देर कर रही है। इससे स्वाभाविक है कि लोगों में इस बात का संदेश है कि बृजभूषण एक ताकतवर, बाहुबली और पहुँचे हुए नेता हैं जो खिलाड़ी और खेल दोनों के दखल रखते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। हालांकि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि वो खेल संघों से नेताओं और अफसरों के दखल को ख़त्म करेगी, लेकिन बहुत बार ऐसे मामले आए हैं जब इन्हीं नेताओं और अफसरों पर खेल संघों में खेलने वाले खिलाड़ियों के यौन शोषण से लेके तमाम सारे बहुत गंभीर आरोप उन पर लगे। ना तो आज तक खेल संघ नेताओं और अफसरों से मुक्त हो पाए, ना ये शोषण की कहानी रुकी। लेकिन एक ना एक दिन हर चीज़ का अंत होता है। जिनको ताकत, पैसा, बाहुबल और सत्ता का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, वो हर सिस्टम को अपने नीचे समझने लगते हैं। लेकिन वक्त हर चीज़ का इंसाफ करता है। पावर सेंटर में जाते जाते हम मुनव्वर राना की इन लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे कि बुलंदी देर तलक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नजर आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है और ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में। खराबी बस यही हर मुल्क के नक्शे में रहती है। नमस्कार।